नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे आज इस नए वीडियो में। हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुरातात्विक स्रोत। कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय दे दूं कि इतिहास है वो लिखा गया, उससे पहले उसके कुछ स्रोतों को खोजा गया। किस प्रकार से इतिहास लिखा गया, उसके कौन कौन से स्रोत थे, तो उनको 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत के अंदर हम एक तो अभिलेख जो हम पढ़ते हैं, अभिलेखों के बारे में इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्राचीन स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, ये सभी पुरातात्विक स्रोतों में आ जाते हैं। और कुछ पुरातात्विक सामग्री, इन सब का अध्ययन हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत करते हैं। दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमारे पास जो साहित्य है वो 2 प्रकार का साहित्य है। एक तो है धार्मिक साहित्य। प्राचीन काल में जो कुछ साहित्य हमें मिला है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है धार्मिक साहित्य और है दूसरा है वो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, तो इसका अध्ययन भी हम आगे के वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही शानदार है। इसमें से कंपटीशन एग्जाम में, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। और अगला है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें हमारे देश में जो बाहर से यूनानी, चीनी लेखक और कुछ अरब यात्री भी आए थे। जो विदेशी यात्रियों ने भारत का भ्रमण किया था तो उन्होंने अपने यात्रा संस्मरणों को लिखा। उसमें हमें यहाँ के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो धार्मिक, ये साहित्यिक स्रोत हैं, इसमें धार्मिक साहित्य है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणेतर साहित्य। इसमें हम जब ये टॉपिक करेंगे तब इसको क्लियर कर लेंगे। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्रोत, और इसमें भी अभी हम केवल अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख, अभिलेख क्या है? सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए, प्राचीन शासक या राजा जो भी होते थे वो अपने द्वारा किए हुए जो कार्य उनके होते थे उनको चिरस्थायी बनाने के लिए, कि लोगों को ये ध्यान में रहे कि ये कार्य किसने करवाया, उन्होंने कुछ लेख लिखवा दिए थे। ये लेख विभिन्न स्थानों पर थे। जैसे कहीं पे ये शिला पे लिख दिए तो ये शिलालेख कहलाए, कहीं ये गुफाओं में लिखे हुए हैं, आदि मानव से भी प्राचीन है ये कुछ, तो ये गुहा लेख है। स्तंभ पे लिख दिए गए कई स्थानों पर तो ये स्तंभ लेख कहलाते हैं। दीवार पे लिख दिए गए, प्रतिमाओं पर लिख दिए गए, सिक्कों पर भी कई जगह लेख हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार ये अभिलेख क्यों लिखे गए हम बता सकते हैं। जो अभिलेखों का अध्ययन है वो पुरालेख शास्त्र कहलाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र है। अभिलेखों का अध्ययन है वो पुरालेख शास्त्र है। ये अभिलेखों का जो, सबसे पहले हम अगर अभिलेखों की बात कर रहे हैं, जैसे हम पहले के वीडियो में भी ये बात कर चुके हैं, तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना हमें पता होना चाहिए कि लगभग 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। 1861-62 में इसकी स्थापना हुई थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। और इसका जो पुनर्गठन हुआ था वो 1902 के आसपास, जब जॉन मार्शल इसके डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने इसमें खूब काम किया था। तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। इसकी जानकारी भी हमें एक इतिहास के विद्यार्थी को होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की।
तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं हड़प्पा सभ्यता के। सबसे प्राचीन अभिलेख हमें हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त होते हैं। इनमें अभी इनको पढ़ा नहीं गया है, हम हड़प्पा सभ्यता में ये टॉपिक कर चुके हैं। अब है बोगज़कोई। बोगज़कोई अभिलेख है, ये एशिया, मध्य एशिया के एक बोगज़कोई नामक स्थान से मिला है। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास का अभिलेख है। इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि उस समय वहाँ पर हित्ती और मितानी राजाओं के बीच में एक संधि पत्र लिखा गया था। उस संधि पत्र पे ये लिखा हुआ अभिलेख है और उसमें हमें वैदिक देवताओं की, जो कि हमारे प्राचीन वैदिक देवता थे, उनकी जानकारी मिलती है। ये संधि पत्र में इन वैदिक देवताओं की शपथ ली हुई है, उनको साक्षी माना गया है। इसमें 4 वैदिक देवताओं का नाम आता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन से 4 वैदिक देवताओं का नाम बोगज़कोई अभिलेख में आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य। नास्त्य को अश्वनी कुमार भी कहा जाता है। नास्त्य को अश्वनी कुमार भी कहा जाता है। नास्त्य अश्वनी कुमार भी कहा जाता है। ये हित्ती और मितानी जो राजवंश थे, इनके बीच में एक संधि पत्र है, उस पे ये एक लेख लिखा हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें वर्तमान भारतीय क्षेत्र की, तो इसमें अशोक के अभिलेखों को प्राचीनतम माना जाता था। लेकिन इससे पहले के कुछ अभिलेख वर्तमान में हमें जो प्राप्त हुए हैं, एक तो है उत्तर प्रदेश में बस्ती नामक स्थान, यहाँ पर पिपरवा कलश लेख मिला है, ये अशोक से भी पहले का है। बड़ली, राजस्थान के अजमेर जिले में एक स्थान है बड़ली, वहाँ से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक मौर्य से पहले का है। इससे पहले हम मौर्य राजवंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके 2 अभिलेख भी महास्थान और सहगोरा से प्राप्त हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं कि महास्थान और सहगोरा से कौन से शासक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करें अशोक के अभिलेखों की, तो अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक कहलाते हैं, मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक कहलाते हैं। अशोक के अभिलेख हैं, उनकी जो लिपि, सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी लिपि और उनकी भाषा की। तो इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। अशोक के अभिलेखों की विस्तृत जानकारी है वो हम अशोक वाले में करेंगे। एक बार यहाँ पर जो मुख्य जानकारी है आपको केवल वही मैं अशोक के अभिलेखों से दूंगा, क्योंकि जो अशोक के अभिलेख है उसका एक पूरा वीडियो, उसमें ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, काफ़ी विस्तृत वीडियो होगा। तो यहाँ पर हम एक सामान्य जानकारी अशोक के अभिलेखों में अगर बात करें, तो अशोक के जो अभिलेख है उनकी भाषा है वो प्राकृत है, और इनकी लिपि ज़्यादातर अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ लेख खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं, जैसे कि सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 स्थान हैं, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये खरोष्टी लिपि में भी हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अरामाइक लिपि है, जो कि 2 अभिलेख इसके भी प्राप्त होते हैं तक्षशिला और लघमान नामक स्थान पे। अरामाइक लिपि के 2 अभिलेख हमें तक्षशिला और लघमान से हमें प्राप्त होते हैं। अशोक के 2 अभिलेख ऐसे हैं जो द्विलिपि में 2 लिपियों में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले यूनानी और अरामाइक की बात करें, ये 2 लिपियां हैं, यूनानी और अरामाइक। इसमें शर-ए-कुना कंधार नामक स्थान से ये प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान के कंधार में शर-ए-कुना नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि यूनानी और अरामाइक 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। अब हम बात करें दूसरी जो द्विभाषी है, द्विलिपि अभिलेख है, उसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, और एरगुडी नामक स्थान है आंध्र प्रदेश के कर्नूल में। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में एरगुडी नामक स्थान है, वहाँ पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि से प्राप्त एक द्विलिपि में प्राप्त हमें एक अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें तो 1750 के आसपास अभी इनके अभिलेख थे वो हमें प्राप्त हुए थे, और ये इनका नाम था इनको खोजने वाले का टिफन थैलर, ये इनका नाम था। और लगभग 1836 में पहली बार इनके अभिलेखों को पढ़ा गया था। ये भी हम बाद में टॉपिक में करेंगे। जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज इतिहासकार थे, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोक को, ये लगभग कई जगह 36 आ जाता है, कई जगह 35 भी, कई जगह 37, तो ये तीनों ही सही है। 1836
37 के आसपास ये जेम्स प्रिंसप ने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया था। तो अशोक के अभिलेख पढ़े जा चुके हैं और अशोक के पश्चात ही प्रत्येक शासक ने एक क्रमिक रूप से ये शुरू हो गया था। अभिलेख लिखने की जो परंपरा थी एक तरह से कहें तो वो अशोक के काल से शुरू हुई थी। अब हम बात करते हैं भारत के प्रथम संस्कृत अभिलेख की। भारत के संस्कृत अभिलेख में रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि लगभग दूसरी सदी का है, ये प्रथम संस्कृत अभिलेख है। इसके अलावा हम बात करें बेसनगर विदिशा, जो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है, वहाँ पर एक बेसनगर नामक स्थान है। वहाँ से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अभिलेख प्राप्त होता है वो है गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। इसको गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख कहा जाता है। ये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख है। इसमें पता लगता है ये भागवत धर्म से संबंधित है और इसमें जो इसकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और जो भाषा है वो प्राकृत है। तो ये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एरन से भी एक वराह प्रतिमा लेख प्राप्त हुआ है, जो कि हूण शासक तोरमण का था। और जो भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं वो हमें कर्नाटक के मैसूर से सबसे अधिक लेख प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं ईरान के शासक दारा की। ईरानी एक सम्राट थे दारा ने अभिलेख लिखने की परंपरा जो शुरू की थी, अशोक ने वहाँ से इस परंपरा को ग्रहण किया। भारत का जो सम्राट था अशोक, उन्होंने ये अपनी जो अभिलेख लिखने की परंपरा थी ये दारा से ग्रहण की थी। दारा का हमें कुछ जो इनके प्रमुख अभिलेख हैं, जैसे पारसीपोलिस का है, बेहस्तून का है, नक्शे रुस्तम है, इनसे पता लगता है कि इन्होंने सिंधु घाटी तक इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। यहाँ से ये प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी क्षेत्र के ये 3 प्रमुख हैं जो कि ईरानी सम्राट दारा के अभिलेख हैं। और भारतीय जो शासक थे अशोक, उन्होंने जो अभिलेख लेखन की परंपरा थी वो दारा से ग्रहण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है ये परीक्षाओं में। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख अभिलेखों और उनके लिखाए जाने वाले शासकों की बात करें तो भारत में हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कि उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त होता है। ये कलिंग शासक खारवेल के समय का है और ये जो हमें जानकारी देता है वो खारवेल से संबंधित, उनके राज्य के से संबंधित जानकारी हमें देता है। अब हम दूसरा बात करते हैं जूनागढ़ से। जूनागढ़ या इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ये गुजरात से प्राप्त हुआ है। गुजरात से प्राप्त हो इस लेख पर जो शासक है वो रुद्रदामन है। जो गुजरात गिरनार के रुद्रदामन का अभिलेख है, इससे हमें गिरनार की जो सुदर्शन झील है उसका पता लगता है। सुदर्शन झील के बारे में जो जानकारी दी गई है रुद्रदामन से संबंधित, वो प्राप्त होती है। इसके अलावा जूनागढ़ से एक अभिलेख हमें स्कंदगुप्त का भी प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त जो कि बाद में गुप्त शासक था, एक स्कंदगुप्त ने इस गिरनार की जो सुदर्शन झील थी इसका जीर्णोद्धार करवाया था और वो अभिलेख है वो भी जूनागढ़ से ही स्कंदगुप्त के द्वारा लिखवाया हुआ वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम बात करें नासिक गुहा लेख की, जो कि महाराष्ट्र में है, प्राप्त हुआ है। ये जो गौतमी बलश्री और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की सैनिक सफलताओं से संबंधित जानकारी हमें देता है। इसके अलावा हम बात करें नाना घाट, ये दोनों सातवाहन वंशों से संबंधित अभिलेख हैं। नाना घाट महाराष्ट्र में है। ये नागानिका जो कि एक रानी थी, सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी, उनके द्वारा नाना घाट अभिलेख लिखवाया गया था और इसमें हमें सातकर्णी प्रथम की जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति या प्रत्याग स्तंभ लेख की, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। ये चंपू शैली के अंदर लिखा हुआ है। जब गद्य और पद्य दोनों शैलियाँ एक साथ आती है तो उसे चंपू शैली कहा जाता है। गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिक्स जो अभिलेख लिखा गया है इसे इसलिए चंपू शैली का अभिलेख कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है प्रयाग स्तंभ लेख से। अब हम जब अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे तब भी यहाँ पर प्रयाग अभिलेख के बारे में आपको और कुछ जानकारियाँ भी देंगे। इसके अलावा ऐहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय है वो वातापी के चालुक्य शासक थे और इसमें हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध का
विवरण हमें प्राप्त होता है। ऐहोल अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है भीतरी स्तंभ लेख, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हमें प्राप्त हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख है वो भी स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त का हमने पहले एक जूनागढ़ अभिलेख भी पढ़ा था, अब स्कंदगुप्त का एक दूसरा है वो है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख से हमें पता लगता है कि जो स्कंदगुप्त थे उसके समय पुष्यमित्रों और हूण आक्रमण हुए थे। पुष्यमित्रों ने और हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर जो आक्रमण किए थे उनके बारे में जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। दिल्ली का मेहरौली स्तंभ अभिलेख, ये सभी आप इससे परिचित हैं। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है। इसमें भी चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक विजयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला अभिलेख है विल्सण अभिलेख, जो कि कुमारगुप्त प्रथम का है। ये भी गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने विल्सण अभिलेख लिखवाया था, जिसमें कि कुमारगुप्त तक की गुप्त वंशावली लिखी हुई है। श्रीगुप्त से शुरू होकर कुमारगुप्त तक की जो वंशावली है उसका अभिलेख विल्सण अभिलेख से हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और अंत में अगर हम बात करें अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, तो यहाँ से जो हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है वो धनदेव नामक एक राज्यपाल था पुष्यमित्रों का। पुष्यमित्र शुंग का एक राज्यपाल था, उसने लिखवाया है। और उसमें उसने वर्णन किया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का, इसमें जानकारी दी गई है कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब हम एक बार पुनः इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं उनको 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वर्णन। पुरातात्विक स्रोतों में हम अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, इनके और अन्य पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत जो अगले टॉपिक में आएगा, और विदेशी यात्रियों का विवरण। इस प्रकार ये 3 भागों में विभाजित करके इसको पढ़ा जाएगा। आगे अब जो पहला टॉपिक है हमारा अभिलेख, उसके बारे में बताएं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन के लिए, अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए अब जो पुरातात्विक सामग्री के लिए एक सर्वेक्षण विभाग खोला गया था, बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसके बाद में इसका पुनर्गठन है वो 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा है। उसके बाद हम अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे जो प्राचीन अभिलेख हैं वो हड़प्पा सभ्यता के हैं। इसके अलावा एशिया, मध्य एशिया के, एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से जो अभिलेख मिला है 1400 ईसा पूर्व के आसपास का है। उसमें 4 जो हमारे वैदिक देवता हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है: मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। ये जो संधि पत्र प्राप्त हुआ था जिस पे ये अभिलेख लिखा हुआ है वो हित्ती और मितानी जो राजवंशों के बीच में एक संधि पत्र था, और इसमें इनकी शपथ ली गई थी। इनको साक्षी माना गया था इन वैदिक देवताओं को। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के बस्ती से है पिपरवा कलश लेख मिला है। राजस्थान अजमेर के बड़ली से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और महास्थान और सहगोरा नामक स्थान है जहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर अशोक के अभिलेखों की, तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी भाषा है वो प्राकृत है, और उनकी लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी में उनके ज़्यादातर अभिलेख हैं। सबसे ज़्यादा ब्राह्मी में है, कुछ खरोष्ठी अरामाइक लिपि में भी है, और कुछ हैं वो डबल 2-2 लिपियों में भी है। तक्षशिला, लगमान ये अरामाइक में है, शरेकुना है वो यूनानी और अरामाइक में है, और एरागुडी है वो ब्राह्मी और खरोष्ठी में है। इसके अलावा अशोक के जो 4 अभिलेख हैं, ये बात शायद रह गई थी, मास्की, गुर्जरा, निटुर और उदयगोलम। इन 4 में अशोक का नाम हमें अशोक लिखा हुआ मिलता है। प्रथम जो संस्कृत अभिलेख है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि 2री सदी ईस्वी का है। इसके अलावा बेसनगर विदिशा एमपी से हमें यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जो कि भागवत धर्म से संबंधित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एरन से भी एक वराह प्रतिमा अभिलेख प्राप्त होता है, जो कि हूण शासक तोरमाण का है। सबसे अधिक सूर कर्नाटक से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, और जो ईरानी सम्राट था दारा, वह सिंधु घाटी सभ्यता तक, उसके सिंधु घाटी के क्षेत्र तक उसका जो था साम्राज्य था वो विस्तृत था। इसकी जानकारी हमें उसके पर्सिपोलिस, बेइस्तून और नक्शे रुस्तम, इन 3 अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हमारे प्रमुख अभिलेख है, हाथी गुफा है वो करलिंग के खारवेल का है, जूनागढ़ है वो रुद्रदामन
का है और जूनागढ़ में स्कंदगुप्त का भी मिला है। जूनागढ़ और गिरनार दोनों नामों से इसे जाना जाता है। नासिक गुआ लेख है वो सातवाहन वंश के गौतमी बल श्री वासिष्ठी पुत्र पुलवामी से संबंधित है। और नाना घाट नागानिका के द्वारा लिखवाया गया, ये भी सातवाहन वंश का जो सातकर्णी प्रथम है उसकी जानकारी देता है। प्रयाग स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त का है, जो उसकी विजयों के बारे में, ये चंपू शैली का है। इसके अलावा जो एहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय का है, जो कि वातापी के चालुक्य थे, और हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध का वर्णन मिलता है। भीतरी स्तंभ लेखों से हमें स्कंदगुप्त के समय जो हुए पुष्य मित्रों के और हूणों के जो आक्रमण हुए थे उसकी जानकारी मिलती है। मेहरौली का अभिलेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है और ये उसकी सैनिक विजयों के बारे में हमें बताता है। इसके अलावा जो बिलसड़ अभिलेख है वो कुमारगुप्त प्रथम के समय का है, उसमें हमें गुप्त वंशावली श्रीगुप्त से कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है। और अयोध्या के धनदेव का अभिलेख है जिससे हमें पुष्य मित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है। तो एक बार मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। और टेलीग्राम पे भी स्टडी विद बलदेव सर नाम से और यूट्यूब पर भी स्टडी विद बलदेव सर के नाम से जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।